हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन अब यही सोच रहा था कि पेशेंट को आखिर किस तरीके से क्योर करना है। वो सारी मेथड्स के बारे में पढ़ रहा था और कह रहा होता है कि ये जो ईविल ओरा इनकी बॉडी में है वो काफ़ी वक्त से और इन्हें इन्फेक्टेड कर रहा है और इन्हें क्योर करने के लिए मुझे 9 नीडल ऑफ रेस्कुरेशन का सहारा लेना होगा, जिसके साथ ही ये पूरे तरीके से अभी भी ठीक नहीं है। मुझे इसके अलावा भी क्योस प्रीमोडियल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो हील हो जाए और वो जो ईविल हो रहा है वो ख़त्म हो। जिसके साथ ही वो ये कह रहा था कि फॉर्चुनेटली एंशियंट मेडिसिन स्कूल के अंदर इसके बारे में भी मेथड्स दिए गए हैं, तो फिर मुझे इतनी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर से फाइंड करना होगा कि आखिर कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। जिसके बाद वो काफ़ी सारी बुक्स को देखता है, लेकिन तभी एक बुक को वो सिलेक्ट कर लेता है और कह रहा था कि अगर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूं तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं और उनकी बॉडी के अंदर से सारा का सारा ब्लैक जो ओरा होगा वो तुरंत ही गैदर हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहूंगा, क्योंकि ये जो केओस प्रीमोडियल एनर्जी होती है वो ईविल स्पिरिट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद तुरंत ही अपने नीडल बॉक्स को निकाल लेता है, जिसे ओपन करने के बाद वो एक नीडल को बाहर निकालता है और ग्रैंडपा की चेस्ट के अंदर वो उस नीडल को इंजेक्ट करता है। इस नीडल को देखने के बाद तो मिस्टर काउ बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो इसे देख के समझ जाते हैं कि ये 9 नीडल ऑफ रेस्क्यूरेशन है और इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ज़रूर से ही काम करेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रैंडपा ये कहने लग गए थे कि मेरे मास्टर ने भी मुझे इसके बारे में बताया था। असल में उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो टेक्निक है काफ़ी वक्त पहले ही खो चुकी है और जब भी वो इसके बारे में मेंशन किया करते थे वो हमेशा ही मुझसे ये कहा करते थे कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही अब ये बुफेन इस प्रोसेस को कर रहा था, लेकिन मिस्टर काउ अगेन हैरान होते हुए ये कह रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बच्चे से कि इसे ये टेक्निक भी आती होगी, और कह रहे थे कि इतनी यंग एज के अंदर ये सब कुछ कर पाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पर शुआंग पूछने लग जाती है कि ग्रैंडपा तो क्या इस 9 नीडल ऑफ रेस्कुरेशन के बारे में कोई स्पेशल चीज़ है। तो वो उसे बताते हैं कि ऑफ कोर्स 9 नीडल ऑफ रेस्कुरेशन एंशियंट मेडिकल स्किल है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है। इसके अलावा ये जो नीडल है इसको डिवाइन नीडल भी कहा जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन इस प्रोसेस को अभी भी ऐसे ही करता जा रहा था और वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी नीडल्स को ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है। तभी वो ये बताने लग गए थे कि ये जो धीरे धीरे करके नीडल एंटर हो रही है इससे ये तो सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होगी, इसके अलावा इनकी बोन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इनकी वेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, साथ ही इनकी की को भी ये नरिश करेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर असल में कुछ और ही हो रहा था। काफ़ी सारा ईविल ओरा यहाँ पर गैदर हो रहा होता है और धीरे धीरे करके जमा भी हो रहा था। तभी ग्रैंडपा काऊ कहने लग जाते हैं कि वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो ये बॉडी को दोबारा से रीहील कर सकती है और रीइंकार्नेट करती है। जिसके साथ ये बुफेन तो अब अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू ही ये सब कुछ देख रहा था, तो उसे अपनी आंखों के सामने काफ़ी सारा ईविल ऑरा जमा होते हुए दिख रहा होता है, जो कि उसके लिए अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं रही थी। तभी वो ये कहने लग जाता है कि ये ऑरा जमा हो गया। तो शुआंग कह रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में यहाँ पर जो मशीन्स रखी हुई थी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती ग्रैंडपा की मूवमेंट के ऊपर और ना ही कुछ ज़्यादा सिग्नल कर रही थी। तभी ये बुफेन अभी भी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ था और अब वो अपनी क्योस प्रीमोडियल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब उसे सारी ईवल स्पिरिट को एक्सरसाइज जो करना था तुरंत ही वहाँ पे उन नीडल्स को भी डाल देता है और फिर उसके बाद जो ईवल हो रहा था वो एक ईवल सा थोड़ा बहुत फेस ले लेता है और तुरंत ही एक जगह पर इकट्ठा हो गया था। तो ये बुफेन बताता है कि ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं वो इस ऑरा को नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ। और तुरंत ही एक नीडल का इस्तेमाल करते हुए उस ईविल ऑरा को तुरंत ही वहाँ से ख़त्म करता है। जैसे ही वो ईविल ऑरा वहाँ से ख़त्म हो गया था तो फिर उस मशीन के अंदर हरकत होना ऑलमोस्ट बंद सी हो चुकी होती है। शुआंग अपने ग्रैंडपा के पास ही आके खड़ी हो गई थी और डॉक्टर गांव ये कह रहे होते हैं
अब मुझे लग रहा है कि शायद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होगा पेशेंट को इस तरीके से परेशान करके, क्योंकि तुमने वाकई में मेरी बात नहीं सुनी। इंडीड पेशेंट डेड हो गया है, लेकिन तभी भी यहाँ पर ये बुफेन खड़ा हुआ होता है और अपनी सारी नीडल्स को नीडल बॉक्स के अंदर वापस रखता है और कह रहा था कि मिस्टर है फाइनली रिकवर हो चुके हैं। लेकिन मशीन तो कोई भी सिग्नल नहीं कर रही थी और डॉक्टर गाँव भी इस बात को पूरे तरीके से बिलीव करता है कि ये लड़का बिल्कुल भी मिस्टर है को ठीक नहीं कर पाएगा। तो वो ये कहने लग जाता है कि तुम कितने ज़्यादा स्टबन हो, अभी भी तुम यही कह रहे हो। जिसके बाद अब वहाँ से ये बुफेन हट गया था, लेकिन शुआंग बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। साथ ही यहाँ पर अब ये बुफेन मिस्टर गांव से कह रहा होता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ नॉर्मल लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को समझ नहीं सकते। वो तुरंत ही चुटकी बजाता है और फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे यानी कि मिस्टर है वो एकदम ही ठीक हो जाते हैं। उनकी आंखें भी खुल चुकी थी और अब वो होश में आ गए होते हैं। जिसके साथ ही अब ये बुफेन इस ईविल ओरा के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि ये ईविल ओरा काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हर एक जगह पर फैल रहा है और उसे हॉस्पिटल का सीन भी याद आता है। इसके पीछे ज़रूर से कोई ना कोई है जो कि ये बुफेन की मदर को भी टारगेट किया, जिसके चलते ये बुफेन को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन तो है जो कि सब कुछ डेलिबरेटली करने की कोशिश कर रहा है। तभी अब यहाँ पर वो होश में आ गए थे तो फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को रोते हुए देख के पूछते हैं कि शुआंग आखिर तुम रो क्यों रही हो। तभी ये सुनने के बाद मिस्टर गांव हैरान था कि भाई साहब ये ओल्ड मैन तो अब बोलने भी पड़े हैं। इवन वो उठ के बैठ जाते हैं और उन्हें इस तरीके से देख के शुआंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में मसला क्या है, मैं काफ़ी वक्त से बेड पर ही लेटा रहा हूँ तो अब मुझे एक वॉक के लिए बाहर जाना है। शुआंग तुरंत ही आके उनको हक करती और कह रही थी कि ग्रैंडपा आप ठीक हो चुकी हैं। साथ ही उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे अपने फादर को ठीक होता देख। तो वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो शुआंग मुझे थोड़ा नीचे जाना एक्सरसाइज करने के लिए क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ। और कह रहे थे कि कितने वक्त से मैं बेड पर ऐसे ही पड़ा रहा लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर गांव तो यहाँ पे अभी भी हैरान होता और कह रहा था कि आखिर कैसे, अभी मुझे आपकी कुछ एग्जामिनेशन करनी है। लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर गांव के ऊपर और कह रहे थे कि तुम तो यहाँ से चले ही जाओ, दिल तो कर रहा है तुम्हें पीट पीट के बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँ। तुमने यहाँ पर मेरे सारे घर वालों को इतना ज़्यादा होपलेस कर दिया था कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये बातें सुनने के बाद तो अब ये बुफेन सोच रहा था और कह रहा होता है कि ईविल ओरा की वजह से भी जब जैसे ही पेशेंट हील होता है तो उसे चीज़ों के बारे में समझ आ जाता है। तभी शुआंग अपने ग्रैंडपा के पास जाके दोबारा उसे हक करती है और तभी उसके ग्रैंडपा भी उसे पेट करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि अभी मुझे यहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। तो उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि असल में मिस्टर ये बुफेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहीं रुकें, अभी कुछ एग्जामिनेशन बाकी, इतने आप चाय पी लीजिए। लेकिन तभी ये बुफेन इसके लिए मना कर देता और कह रहा था कि नहीं मैं यहीं वेट करूंगा, आप एग्जामिनेशन करवा लो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है और अब ग्रैंडपा बात करने लगे थे, उन्हें सब कुछ बता दिया गया होता है कि ये बुफेन ने ही उन्हें हील किया है। साथ ही शुआंग के फादर भी कह रहे होते हैं डॉक्टर गांव ये रिपोर्ट्स तो एकदम ही नॉर्मल हो गई हैं फादर की। डॉक्टर गांव शौक होकर उस रिपोर्ट को ले रहा था और कह रहा था कि आखिर कैसे लंग्स के अंदर जो डिसीज़ थी वो भी ठीक हो गई, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था और कह रहा होता है कि मैंने अपने हाथों से इन्हें ट्रीट किया है, फिर सडनली ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब ग्रैंडपा ही कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें पंच मार दूंगा अगर तुमने दोबारा से कोई बात की तो। साथ ही यहाँ पर मिस्टर काव भी कहने लग जाते हैं कि 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके की टेक्निक है, तुमने कहाँ से सीखी। तो ये बुफेन कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ग्रैंडपा भी उठ के खड़े हो जाते हैं और अब वो ये कह रहे थे कि मिस्टर काव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन मिस्टर काव तो ये कहते हैं कि असल में मैंने तुम्हारी जान बचाई नहीं है, वो तो ये लड़के की एबिलिटी है जो कि उसने तुम्हें बचा लिया। जिसके साथ ही वो ये बुफेन की तरफ को इशारा भी करते हैं। तो मिस्टर है भी इसके बारे में सोचने लग गए थे और कह रहे थे कि तुम मुझे क्योर नहीं कर पाए लेकिन इस यंग मैन ने कर लिया, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके साथ ही वो खुश भी थे और साथ ही ये बुफेन को थैंक्स करते हैं। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि असल में ये बुफेन ने 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल किया है मिस्टर है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर है खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे इसने इस मेथड का इस्तेमाल कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो फिर एक बार फिर से तुम मेरे ऊपर 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करो क्योंकि मैं उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ। ये बुफेन इससे मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं, असल में 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन एक हेल्दी पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
तो ग्रैंडपा कह रहे थे तो फिर मिस्टर काऊ तुम ही बीमार हो जाओ, एटलीस्ट इस बहाने से मैं 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन की टेक्निक को देख तो लूँगा। लेकिन वो बेचारे शांत खड़े थे और अब बारी थी मिस्टर गाँव की। तभी यहाँ पर शुआंग के फादर कह रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है। तो वो कहने लग जाता है कि आखिर में कैसे अपोलॉजी लिखूं। तो उसके फादर तुरंत ही एक पेन थमा देते हैं और कह रहे थे कि इससे लिखिए मिस्टर गाओ, जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो अपोलॉजी भी लिख देता है। और अब ये बूफेन कह रहा था कि अब ये नेशनल अनाउंसमेंट बनेगी। लेकिन तभी अब यहाँ पर मिस्टर गाँव अपनी इस सारी की सारी बैड इमेज को कवर करने के लिए कह देता है कि इसे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल मीडिया के सामने अपोलोजाइज़ कर लूँगा। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो तुरंत ही वहाँ से जाने के बारे में कह रहा होता है। तो मिस्टर हैवी उसे वार्निंग देते हुए कह रहे थे कि तुम आज के बाद यहाँ पर मत आना जब तुम्हें ट्रीटमेंट करना आता ही नहीं है। पेशेंट को तुम सिर्फ बरियल जगह के बारे में बताते हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब मिस्टर काओ तुरंत ही ये बूफेन के सामने आ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो शुआंग कहने लग गई थी कि आखिर आप कैसी बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यंग है। लेकिन तभी काओ उसके पैरों में गिरने को तैयार थे और कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे अपने डिसाइबल बना लो। लेकिन तभी ये बूफेन इससे मना कर देता है और कह रहा था कि आपको जो कुछ भी सीखना है मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे डिसाइबल बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि मेरी बचपन से ये इच्छा रही है कि मैं 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन सीखूं और अब मैं इसे सीखना चाहता हूं, तो प्लीज़ तुम मेरे मास्टर बन जाओ। और वैसी भी रही बात एज की, तो मेडिकल के अंदर एज जैसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इस चीज़ के अंदर विश्वास करता हूं, तो उम्मीद है कि तुम मुझे इसके लिए मना नहीं करोगे। और एक बार फिर से ये बूफेन से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उन्हें अपना डिसाइबल बना ले। सो गाइज़, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।